हेलो एवरीवन, बात करेंगे हम आप लोगों के साथ में आज किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी का। अब तक मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूरी तरीके से समाप्त कर चुका हूं। हम लोग पढ़ चुके थे किस तरीके से हम दो टाइप की इंडिटरमिनेसी की बात करते थे। एक हुआ करता था आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और एक हुआ करता है आपका किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वाज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अननोन्स फोर्सेस, जो कि हम आपको पूरी तरीके से सिखा चुका हूं, चाहे फिर वो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर रहा हो, चाहे फिर वो आपका रहा हो रिजिड स्ट्रक्चर्स, मतलब बीम ऑफ फ्रेम्स टाइप के स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी का। किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसका मीनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम बात कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं, सबसे पहले मैं टॉपिक लिख रहा हूं किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। इस किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी हम किससे डिनोट कर सकते हैं? डी के से डिनोट कर सकते हैं। तो इस किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी को हम पहले भी बताए थे कि इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मीनिंग होता है वो मैं लिखता हूं कि इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कोई भी एक जॉइंट कितना फ्री है, उसका मीनिंग होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फ्री है से मतलब क्या है कि कितना इजीली वो मूव कर सकता है, कितना इजीली वो रोटेट कर सकता है, कितना इजीली उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग होगा कि आपके जॉइंट में किन किन टाइप्स के डिफॉर्मेशन आ सकते हैं, उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिफॉर्मेशन में बी योर डेल्टा, डिफॉर्मेशन में बी योर थीटा। डेल्टा जब भी मैं लिखूंगा मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट से रहेगा और थीटा मतलब रोटेशन से रहेगा। तो इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स डिफॉर्मेशन थीटा एंड डेल्टा अवेलेबल at any joint in the given structure। अब ये स्ट्रक्चर भी आपका कुछ भी हो सकता है, पिन जॉइंटेड हो सकता है, मतलब ट्रस हो सकती है, बीम्स हो सकते हैं, फ्रेम्स हो सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स आपके कुछ भी रह सकते हैं, बीम्स, फ्रेम, ट्रसेस। अब उसमें हमको ये देखना है कि ये निकाल के हम बताना क्या चाहते हैं। ये निकाल के हम बताना ये चाहते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किन किन डायरेक्शंस में कितना कितना मूव हो सकता है, किन किन डायरेक्शन में कितना कितना फेल हो सकता है, ये हम बताना चाहते हैं। फेल होना मतलब डिफॉर्मेशन होना, डिस्प्लेसमेंट आना, रोटेशन आना। तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के, कि यदि मैं अपने बीम्स की बात करूं या अपने फ्रेम्स की बात करूं या ट्रस की बात करूं, तो उसके किसी भी जॉइंट पर कितना फ्रीडम है, वो कितना आगे पीछे जा सकता है, वो कितना ऊपर नीचे आ सकता है, या फिर कैसा रोटेट हो सकता है, वो सब कहलाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर मैं ये एस्टिमेट करना नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं कह रहा हूं कि कोई जॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। मैं ये आपको सिखाऊंगा कि वो जॉइंट जो है, पर्टिकुलर जॉइंट, वो किन किन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे सकता है या डिफॉर्मेशन दे सकता है, मैं ये सिखाऊंगा। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट देगा। मैं कहूंगा किसी जॉइंट पर डेल्टा एक्स आ रहा है, तो ये मैं उसकी वैल्यू नहीं सिखाने वाला हूँ कि डेल्टा एक्स से कितना आने वाला है, 2 mm आने वाला है, 4 mm आने वाला है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात हम आने वाले टाइम में करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे क्या क्या आने वाले हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ जॉइंट्स, एक टेबल बनाते हैं और समझते हैं इसके मीनिंग्स को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। आपके जॉइंट किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर रहेगा कौन कौन से फ्रेम्स या मेंबर्स में आपके जॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट, और यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जॉइंट है, जॉइंट हमारे पास जो जॉइंट है
वो जॉइंट है आपका 2D ट्रस के अंदर, तो क्या होगा देखते हैं। सो जॉइंट इन 2D ट्रस, हमने यहां पर लिखा जॉइंट इन 2D ट्रस। यदि हमारे पास कोई 2D ट्रस है, उसके एक जॉइंट पर क्या क्या डिफॉर्मेशंस आ सकते हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मेरा आंसर होगा 2। तो आपके पास वहां पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रहने वाली रहेगी। कौन सी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रहने वाली रहेगी, तो वहां पर एक आपका रहेगा डेल्टा एक्स और एक आपका वहां पर रहेगा डेल्टा वाई। क्योंकि मुझे याद है मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके ट्रस पर जब भी लोड लगाया जाता है तो वो कभी भी मेंबर्स पर नहीं लगाया जाता, इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन दी जॉइंट्स, राइट। सो आपके हर एक जॉइंट पर 2 टाइप के फोर्सेस आ सकते हैं, एक आ सकता है एक्स डायरेक्शन से Fx, एक आ सकता है y डायरेक्शन से Fy। तो यहां पर 2 डायरेक्शन से फोर्सेस है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी हैव 2 डिफॉर्मेशन, डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो यहां पर किसी भी ट्रस के हर एक जॉइंट पर, ये पूरे ट्रस की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये किसी भी ट्रस के एक जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वो है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। आपका ट्रस का हर एक जॉइंट 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है। सर रोटेशन क्यों नहीं शो करता है? रोटेशन इसलिए शो नहीं करता है वो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रस का हर एक मेंबर पिन जॉइंटेड होता है, दे आर पिन जॉइंटेड। वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो हिंज होते हैं अपने आप में, मतलब उसके अंदर मोमेंट्स कभी भी वहां पर 0 रहता है। तो ऐसे मेंबर्स में हम डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ही डेवलप करा पाते हैं, तो वहां पर हम रोटेशन कंसीडर नहीं करते हैं। सो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज पॉसिबल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करें हमारा यदि जॉइंट है 3D ट्रस के अंदर, तब क्या होगा। सो इफ यू जॉइंट इन 3D ट्रस, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रहेगी। सर कैसे? मैंने आपको बताया था जब 3D ट्रस रहता है तो हर एक जॉइंट पर 3 रिएक्शंस लगती है, Rx, Ry, Rz, मतलब 3 फोर्सेस Fx, Fy, Fz। तो इन द डायरेक्शन ऑफ Fx वी हैव डेल्टा x, इन द डायरेक्शन ऑफ Fy वी हैव डेल्टा y, इन द डायरेक्शन ऑफ Fz वी हैव डेल्टा z। मतलब एक जॉइंट आपका ट्रस के अंदर 3 डायरेक्शन में मूव हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। सो यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलेगी। एक रहेगी आपकी डेल्टा एक्स, दूसरी रहेगी आपकी डेल्टा वाई और तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर डेल्टा जेड। गेटिंग माई पॉइंट? सो आपका डेल्टा एक्स की यदि हम बात करें, सो डेल्टा एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एक्स भी मैं लिख सकता हूं आप चाहें तो। डेल्टा एक्स क्यों आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स लग रहा होगा उसके कारण, या कोई रिएक्शन आ रही होगी जो उसको डिस्प्लेस कर रही होगी उस पर्टिकुलर जॉइंट को। डेल्टा वाई क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर वाई फोर्स आ रहा होगा। सो ऐसे ही जेड डायरेक्शन भी आ जाएगी जब आप 3D जॉइंट की बात करेंगे तब। अब हमने कहा कि हमारे पास जॉइंट है, जॉइंट इन 2D बीम या फ्रेम। आपके पास फ्रेम है या बीम है 2 डायमेंशनल, तो ऐसी कंडीशन में क्या आने वाला रहेगा? तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 2 डायमेंशनल रहता है, तो आप बताइए कोई भी यदि मैं जॉइंट कंसीडर करता हूं बीम के अंदर, तो वहां पर मुझे कितने रिएक्शंस देखने को मिलता है किसी भी जॉइंट पर? बताओ। 3। कौन कौन से? Rx, Ry, Mz। करेक्ट। सो मतलब आपके किसी भी जॉइंट की मैं बात करूं तो 3 टाइप के फोर्सेस मुझे मिल सकते हैं। एक मिलेगा Fx, एक मिलेगा Fy और तीसरा मिलेगा Mz। मतलब x डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा, y डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा, z डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट लग रहा होगा। तो ये 3 टाइप के फोर्सेस वहां पर पॉसिबल है। यदि ये 3 टाइप के फोर्सेस वहां पर पॉसिबल है तो आपके फिर 3 टाइप के डिफॉर्मेशन आएंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ Fx फोर्स डेल्टा x मिलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ Fy फोर्स डेल्टा y मिलेगा, एंड अबाउट द z डायरेक्शन आपको क्या मिल जाएगा? रोटेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप के डिफॉर्मेशंस यहाँ पर देखने को
मिलेंगे और वो कौन कौन से रहने वाले हैं, वो रहेगा एक तो आपका डेल्टा एक्स, एक आपका रहेगा डेल्टा वाई और एक आपका रहेगा थीटा जेड। गेटिंग माय पॉइंट। मैं आप चाहें तो यहाँ पर आपको आपके एक्सप्लेनेशन के लिखना चाहूंगा कि ये जो डेल्टा एक्स क्यों आ रहा है, ड्यू टू फोर्स एफ एक्स या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एक्स आ रहा है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिखूंगा, 100% लिखूंगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स फोर्स। ये एफ एक्स लिख दूं या रिएक्शन आर एक्स लिख दूं, बोथ आर करेक्ट, है ना। फिर क्या लिखेंगे हम, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई की जगह आर एक्स आर वाई भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज करेक्ट। फिर यहां पर सेम चीज मैं लिखूंगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां भी इन द डायरेक्शन ऑफ और यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां पर हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो हमने ट्रेसेस की बात कर दी। इसकी बात करें तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वाई और इन द डायरेक्शन ऑफ एम जेड, अब इन द डायरेक्शन ऑफ एम जेड। बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन आता है, मैंने आप लोगों को जॉइंट बता के बताया था। तो यहाँ पर जैसे कि हम कहें कि हमारे पास ये कोई एक जंक्शन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका एक जंक्शन है कुछ इस तरीके से, एक बीम इधर जा रही है, एक बीम आपकी तरफ आ रही है और ये आपका वर्टिकल मेंबर है, क्लियर। तो ये जो पर्टिकुलर जॉइंट है इन तीनों मेंबर्स का, जहां पर ये तीनों मेंबर्स आके कनेक्ट हुए हैं, इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। अभी फिलहाल में ये 3D नहीं, ये 3D में है, इसको मैं यदि 2D में मान लूं, एक मिनट के लिए मुझे इसको 2D में मान लो, हालांकि ये सब 3D में आपको दिख रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ठीक है। मुझे एक मिनट के लिए इसको किसकी में मान लेने दीजिए, 2D में। 2D में यदि मैं मान लूं तो मैं सिर्फ आपके इस बीम की बात कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन की बीम की। तो इसमें यदि मैंने लोड लगाया, आपकी तरफ कौन सी डायरेक्शन आ रही थी, जेड डायरेक्शन, तो इस पर मैंने लोड लगाया तो ये कौन सी डायरेक्शन के अबाउट रोटेट हुआ, देखो लोड लगाया तो कौन सी डायरेक्शन के अबाउट रोटेट हो रहा है, आपकी तरफ जो डायरेक्शन आ रही थी उसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ऐसा मतलब इसमें जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन आ रहा है। सो थीटा जेड अबाउट जेड डायरेक्शन। ये जो जॉइंट है लोड लगाने पर हो सकता है मेंबर एक्सटेंसिबल है, मतलब मेंबर खिंचा रहा हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये जॉइंट यहाँ पर था तो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया शिफ्ट होके, सो डेल्टा एक्स आपको मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और डेल्टा वाई ये जॉइंट थोड़ा सा नीचे आ गया। देखो ये जॉइंट, ये मेरा हाथ जो है ये जॉइंट है, ये जॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, ये जॉइंट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इस लोड लगाने पर इस जॉइंट का हल्का सा रोटेशन अबाउट जेड डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए थीटा जेड मैंने लिखा है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जॉइंट इन 2D बीम या फ्रेम की बात कर ली, वैसे ही हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जॉइंट यदि आपका 3D बीम या फ्रेम में मौजूद है तो। देखो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अरे खतरनाक ही हो रहा है, कुछ नहीं, सिंपल बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं कि कौन से जॉइंट में कितने फोर्सेस आते हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कौन से जॉइंट में कितने फोर्सेस आते हैं। तो जितने फोर्सेस आते हैं उन फोर्सेस के डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आ जाएंगे भैया। जैसे कि मैं कहूं आपको कि मेरे पास कोई ट्रस है, उसके एक जॉइंट पर बताओ कितने फोर्स आते हैं, 2 आते हैं, एफ एक्स एफ वाई, तो 2 डिफॉर्मेशन आएंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। 3 ट्रस है तो 3 रिएक्शंस आते हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड, या मैं कहूँ 3 फोर्स आते हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड,
3 डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ऐसे बीम्स फ्रेम्स में भी हो जाएगा हर एक जॉइंट पर, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास 3D बीम्स या फ्रेम्स होती है तो बताओ कितने एक जॉइंट पर फोर्सेस आते हैं, बताओ 6। कौन कौन से? एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, मतलब आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। तो यहाँ पर टोटल 6 रिएक्शंस आती है, मतलब हर एक जॉइंट पर, मतलब 6 डिफॉर्मेशन आ जाएंगे इन सभी 6 फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास 6 फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग 6 डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। अब ये डिफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके ये 6 डिफॉर्मेशन आपके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इन 6 डिफॉर्मेशंस के अंदर हम क्या क्या ले रहे हैं। एक रहेगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ आर एक्स, डेल्टा एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ आर वाई, डेल्टा वाई, इन द डायरेक्शन ऑफ आर एक्स, डेल्टा जेड। इन द डायरेक्शन अबाउट द बेंडिंग मोमेंट एम एक्स वी हैव थीटा एक्स, अबाउट द बेंडिंग मोमेंट मीन्स बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई के करस्पॉन्डिंग आपका थीटा वाई, एंड बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड के करस्पॉन्डिंग आपका थीटा जेड पता लग जाएगा आपको। सो यहाँ पर 6 आप लोगों के पास क्या आ चुके हैं? फोर्सेस या डिफॉर्मेशंस आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज करें। ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिर्फ एक जॉइंट पर कितना फ्रीडम आता है उसकी बात करी। यदि मैं आप लोगों को एक ट्रस दे दूं, यदि मैं आप लोगों को एक ट्रस दे दूं और या मैं कह दूं आपको मैं एक फ्रेम दे दूं, तो उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, वो कितना फ्री है मूव होने के लिए, वो कितना फ्री है डिफॉर्मेशन देने के लिए, वो हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? हम बात करेंगे ट्रस के बारे में कि ट्रस यदि मुझे दी जाए तो ट्रस के अंदर किस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन फॉर ट्रस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी, किनेमैटिक indeterminacy in trusses. Now this trusses may be 2 dimensional और 3 dimensional, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने यदि कहा कि यार किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है हमें ट्रसेस के अंदर, तो आप लोग जानते हैं कि हम किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी को किससे डिनोट करते हैं? डी के से। तो आप सोचिए हर एक जॉइंट कितना फ्री है। मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास एक ट्रस है कुछ इस तरीके से, ये एक ट्रस है बराबर। मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक ट्रस का हर एक जॉइंट कितना फ्री है मूव होने के लिए? 2 डिग्री से फ्री है। 2D की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हर एक जॉइंट 2 डिफॉर्मेशन दे सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 जॉइंट है, मतलब ये एक डिफॉर्मेशन मिला यहाँ पर डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा वाई, यहाँ पर एक डिफॉर्मेशन मिला डेल्टा एक्स, यहाँ एक डिफॉर्मेशन मिला डेल्टा वाई, यहाँ एक डिफॉर्मेशन मिला डेल्टा एक्स, यहाँ एक डिफॉर्मेशन मिला डेल्टा वाई। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? मतलब मुझे टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिल रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे देखने को मिले। ये तो ही मेरी एक बात। दूसरी बात, आप लोग कभी ये ना सोचें कि इस जॉइंट पर जितना डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा इस जॉइंट पर भी उतना ही होगा, इस जॉइंट पर जितना डेल्टा वाई होगा ये सभी डेल्टा वाई इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी अलग अलग वैल्यूज रह सकती है। क्लियर यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यार मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप लोगों का जो किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी है डी के, वो क्या होता है? वो होता है आपका हर एक जॉइंट पर कितने हमने डिफॉर्मेशन बनाए? 2। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 6 हमें डिग्री ऑफ किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिला। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया 2 × J, और आप लोग समझते हैं J का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो यहाँ पर कितने जॉइंट्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3 जॉइंट्स दिख गए। सो 2 × 3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। लेकिन क्या ये ट्रस स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो गिर जाएगा ना भैया, कोई सपोर्ट ही नहीं है।
मतलब सोचिए यहां पर अब हमको क्या करना है, हमने यहां पर लगाया सपोर्ट, हमने एक सपोर्ट यहां पर लगा दिया जो कि आपका हिंज सपोर्ट था, और यहां पर हमने एक सपोर्ट लगाया जो कि आपका सपोज रोलर सपोर्ट था। तो एक लगाया हिंज सपोर्ट, एक लगाया रोलर सपोर्ट। क्लियर यहां तक की बात? तो अब सोचो ये जो हिंज सपोर्ट है इसके कारण कैसी रिएक्शन आती है, इसके कारण आपकी आती है आपकी ये जो रिएक्शन आती है वर्टिकल रिएक्शन आर वाई भी आएगी, और आपकी रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वाली आर एक्स भी आने वाली रहेगी। डायरेक्शन में भी एनीथिंग, एसी कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं कि आर वाई और आर एक्स दो रिएक्शंस आने वाली है। रिएक्शन मतलब क्या, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो जब इस पर्टिकुलर जॉइंट पर दो रिएक्शन आर एक्स और आर वाई आने वाली है तो फिर क्या वहां पर डिफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। इन आर वाई और आर एक्स ने इस डिफॉर्मेशन को पकड़ के रखा है, होने नहीं दे रहा है। मतलब यहां पर ना तो डेल्टा एक्स आ रहा है ना ही डेल्टा वाई आ रहा है। तो मैंने यहां से डेल्टा एक्स भी हटा दिया कि जैसे मैंने सपोर्ट डाला यहां पर ना तो डेल्टा एक्स आ रहा है ना ही डेल्टा वाई आ रहा होगा। यहां तक की बात क्लियर? क्योंकि यहां पर तो रिएक्शन लग गया, रेजिस्टेंस आ गया। ये जॉइंट क्लियर हो चुका है कि इस जॉइंट पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट डाल रखा है आपने। इस जगह की बात कर रहे हैं रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट कैसा रिएक्शन देता है? रोलर सपोर्ट केवल वर्टिकल रिएक्शन आर वाई देता है। तो जब वर्टिकल रिएक्शन आर वाई देता है, केवल एक ही एक्सटर्नल रिएक्शन होती है इसके अंदर। तो जब वर्टिकल रिएक्शन आर वाई दे देगा तो क्या ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इससे तो वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करके रखा है आपके मेंबर को। ये ना तो ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे आने दे रहा है। डायरेक्शन में फिर बोल रहा हूँ, ऐसा ना सोचें कि ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये जॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। टाइप ऑफ लोड्स पर डिपेंड करता है। लोड नीचे से लग रहे हैं, रिएक्शन ऊपर से लग रहा है, तो ये जॉइंट कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाने के कारण ये डेल्टा वाई भी यहां पर ऑकर नहीं हो रहा होगा। डेल्टा वाई ऑकर नहीं हो रहा होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ गई। क्या रोलर सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आता है? क्या आरएक्स आता है? क्या नहीं आता है? यहां पर आरएक्स नहीं आता है। चूंकि यहां पर आरएक्स नहीं आता है मतलब इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि आरएक्स नहीं आ रहा है रोलर सपोर्ट पर, तो इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आना पॉसिबल है। तो मैं डेल्टा एक्स को रख रहा हूं, डेल्टा एक्स आएगा। बराबर यहां तक की बात? तो अब आप देखो, काउंट करो कितने डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। अब मेरे को केवल 3 डिफॉर्मेशन दिख रहे हैं, 1 2 3 डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिले। क्लियर? लेकिन यहां पर मैं देखूं तो फॉर्मूला क्या है? 2j। जॉइंट अभी भी 3 है, सो 6 आंसर आ रहा है जो कि गलत है। डिफॉर्मेशन मुझे 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ये कहां से आ गए? यदि मैं इस फॉर्मूले में से माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस कर दूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने का। कैसे बन चुका है देखो जरा। dk इज इक्वल टू 2 इंटू जॉइंट कितने हैं? 3 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन, यहां पर 2 आ रही है आर एक्स आर वाई, और यहां पर 1 आ रही है। सो टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन 2 + 1 3 है। सो dk की वैल्यू 6 - 3, सो dk का वैल्यू कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। सो ये आपका किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का वैल्यू आ चुका है 3। समझ में आया मेरी बात? और वो 3 क्या है? वो कौन से 3 फ्रीडम है? तो ये वाले जॉइंट का फ्रीडम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने का, और ये वाले जॉइंट का फ्रीडम है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने का। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैंने देखो फिगर से भी आप लोगों को निकाल के बता दिया और इस फॉर्मूले से भी मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन चुका है किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट करने का। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। और ये फॉर्मूला किस में बनाया हमने? ये फॉर्मूला हमने बनाया 2 डायमेंशन के अंदर, 2D के अंदर, जब प्लेन ट्रस हो, 2D ट्रस हो। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर पिक्चर है कौन से 3 डिफॉर्मेशन हो रहे हैं। कंफ्यूजन कभी आप लोगों को ये नहीं इस बात के लिए होना चाहिए कि सर डेल्टा वाई ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, ये जॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। भाई दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन टाइप्स ऑफ लोड।
यदि लोड नीचे की तरफ लग रहा है तो ऑफकोर्स ये जॉइंट नीचे शिफ्ट होगा, डेल्टा एक्स उधर जाएगा या इधर जाएगा, वो आपके फोर्सेस की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, एनालिसिस पर डिपेंड करता है। उसकी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे जब हम ट्रसेस की बात करेंगे, एनालिसिस की बात करेंगे ट्रसेस में। अभी फिलहाल में सिर्फ इतना सीखना है कितना फ्रीडम है, कौन कौन से डिफॉर्मेशन आएंगे उसकी बात करना है, कितना डिफॉर्मेशन आएंगे, उसकी कितने वैल्यू का डिफॉर्मेशन आएगा उसकी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि 5 mm का आएगा कि 6 mm का आएगा, राइट में शिफ्ट होगा कि लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी फिलहाल में इतना देखना है कि कितने आने वाले हैं, तो 1 2 3 आने वाले रहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर? अच्छा, तो ये मैंने बात कर दी 2D ट्रस के अंदर। तो मैं लिखता हूं कि फॉर यहाँ पर हम लिखेंगे किनेमैटिक इनडिटरमिनेसी इन 2D ट्रस का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी के इक्वल टू हर एक जॉइंट पर 2 रिएक्शंस होती है माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस। बस ये आपका आंसर यहाँ पर कंफर्म होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इन 2D ट्रस। यहाँ तक की बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं एकदम स्लो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों के पास ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का। तो आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के, आपको लगता है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन मुझे उस बच्चों के बारे में भी सोचना है कि जो लोग पहली बार स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी कॉलेजेस में स्ट्रक्चर एनालिसिस अभी तक नहीं पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने पढ़ा भी होगा तो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनको मैं ध्यान में रखते हुए एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो जाए उसके बाद तो हम दौड़ेंगे, हम तो भागेंगे, है ना। तो वो बात के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है सब्जेक्ट के लिए, है ना। हालांकि गेट में सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है, जो मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जियोटेक और आरसीसी जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, उसकी तुलना में इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस गेट में कम है, लेकिन कॉलेजेस में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग मतलब आपका कंक्रीट, सिविल इंजीनियरिंग मतलब आपके स्ट्रक्चर, तो उसका एनालिसिस तो आना पड़ेगा ना भैया। फिर आप किसी भी डोमेन में जाओ, किसी भी डोमेन में जाओ, एनालिसिस इज मस्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमने किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल दिया 2D ट्रस के अंदर, तो चलो क्या हम 3D ट्रस में भी निकाल के देखें? बिल्कुल निकाल के देखते हैं किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी इन 3D ट्रस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी इन 3D ट्रस। सो 3D ट्रस में हम कैसे निकाल सकते हैं? सो 3D ट्रस में यदि किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है तो चलो मैं आप लोगों को एक 3D ट्रस लेके बताता हूँ। मैंने एक 3D ट्रस लिया कुछ इस तरीके से, ये आपका एक 3D ट्रस हो गया। कितने जॉइंट्स नजर आ रहे हैं? 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 4 जॉइंट नजर आ गए। अब मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल बनवाई और कहा था कि आपका कोई भी जॉइंट हो 3D ट्रस के अंदर, पहली बात तो ये आप लोगों को सीखना चाहिए कि ट्रस के अंदर जो लोड लगाया जाता है वो हमेशा जॉइंट्स पर लगाया जाता है, क्लियर। और 3D ट्रस है तो हर एक जॉइंट पर 3 टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, मतलब आर एक्स, आर वाई, आर जेड, मतलब एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, 3 डायरेक्शन में 3 फोर्सेस लग सकते हैं। तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखने को मिल सकता है? उनके करस्पॉन्डिंग हमें डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों देखने को मिल सकता है। मतलब हर एक जॉइंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि आप मुझसे पूछें तो कितना है? 3 है। अच्छी बात है, तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने कहा हर एक जॉइंट का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ का देखूं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा वाई, यहाँ का देखा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा एक्स, और यहाँ का देखा तो डेल्टा जेड। 3 यहाँ के देखने को मिले, वैसे ही 3 यहाँ पर भी मुझे देखने को मिले। 1 डेल्टा वाई ये मिला, 1 डेल्टा एक्स ये मिला,
एक आपको ये मिला डेल्टा जेड। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ के डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू जरूरी नहीं है कि यहाँ के डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जेड की वैल्यू के बराबर रहे, ये सब अलग अलग डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिला अगेन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। फिर हमें यहाँ पर भी देखने को मिल गया आपका एक वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, एक वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई एंड एक वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड। लेकिन ये मेंबर क्या स्टेबल है अभी फ़िलहाल में? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर तो कोई सपोर्ट ही नहीं लग रहा है। अभी फ़िलहाल में यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कितने इनडिटर्मिनेसी देखने को मिल रहा है किनेमेटिकली? डी के इक्वल टू कितने फ्रीडम हो गए हर एक जॉइंट पे? 3 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, मतलब 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ हर एक जॉइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × j, 3j हो गया। तो जॉइंट्स कितने? 4, 1 2 3 4, 4 जॉइंट्स आर देयर। सो 3 × 4 मीन्स 12 नंबर ऑफ जॉइंट्स, मतलब 12 नंबर ऑफ फ्रीडम वी हैव। क्लियर यहाँ तक की बात? 12 आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, 12 फ्रीडम्स है हमारे पास में, 12 डिफॉर्मेशन है हमारे पास में। लेकिन क्या ये स्टेबल है? स्टेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लगाना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट लगाया कुछ इस तरीके से, एक हिंज सपोर्ट यहाँ पर लगाया। जब हिंज सपोर्ट लगाया तो मैं जानता हूँ हिंज सपोर्ट में तो क्या आते हैं? रिएक्शंस आते हैं आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो मैंने देखा यहाँ पर आपके होते हैं आर वाई, यहाँ पर आपके हो गए सपोज आर एक्स, और यहाँ पर सपोज आपका रिएक्शन लग गया आर जेड। जब यहाँ पर 3 डायरेक्शन से 3 फोर्सेस लग चुके हैं जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट अप्लाइड फोर्सेस। मैं फोर्स कह रहा हूँ यदि फोर्स ऐसा आ रहा है तो रिएक्शन ऐसा आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं कह रहा हूँ फोर्स ऐसा आ रहा है तो रिएक्शन ऐसा आएगा। मैं कह रहा हूँ फोर्स ऐसा आ रहा है तो रिएक्शन ऐसा आएगा। तो किसी जॉइंट पर ये 3 फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं तो क्या उस जॉइंट का डिफॉर्मेशन पॉसिबल है? नहीं। तो इस जॉइंट पर किसी भी टाइप का फ्रीडम नहीं होगा, ना तो डेल्टा एक्स ऑकर होगा, ना डेल्टा वाई ऑकर होगा, और ना ही डेल्टा जेड ऑकर होगा। तो रिएक्शन आने पर हम इसको हटा रहे हैं, ये सब डिफॉर्मेशन खत्म हो चुके हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया वैसे ही। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो हमने ये सपोर्ट बनाया, बात खत्म कर दी। अब नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहने वाला रहेगा? अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक हिंज सपोर्ट डाल रहा हूँ। तो हिंज सपोर्ट डाला तो यहाँ पर भी 3 रिएक्शन, तो तीनों डिफॉर्मेशन क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 3 डिफॉर्मेशंस रहेंगे, मतलब तीनों डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमने रिएक्शन लगा दी है आर वाई आर एक्स एंड आर जेड का। क्लियर? वैसे ही यहाँ पर भी यदि बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर भी एक हिंज डाल रखा है। यहाँ पर भी हमने यदि एक हिंज डाला तो यहाँ पर भी 3 रिएक्शंस आएगी, जिसके कारण तीनों डिफॉर्मेशंस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, नहीं ऑकर हो रहे होंगे। सो लग रहा होगा आर वाई, लग रहा होगा आर एक्स, लग रहा होगा आर जेड। तो 3 डायरेक्शन में 3 रिएक्शंस लग चुकी है क्योंकि तीनों जॉइंट्स हो चुके हैं। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस यहाँ पर कितने देखने को मिले? यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस मुझे 3 देखने को मिले, यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 देखने को मिले, यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 देखने को मिले। सो 3 + 3 + 3 6 + 3 9 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन देखने को मिले, जिसने 9 नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि इससे आ रहे थे मुझे टोटल डिफॉर्मेशन, जिसमें से कितने डिफॉर्मेशन मैंने हटा दिए वो इक्वल रहेंगे एक्सटर्नल रिएक्शंस के। मैंने कहा कि मेरे पास 5 रिएक्शंस आ रही है तो ये 5 डिफॉर्मेशन को खत्म कर देगा, नहीं ऑकर होने देगा, रोक देगा। तो उस हिसाब से हमारे पास यदि हम इसको सॉल्व करें सो डी के इक्वल टू 3 इंटू जॉइंट्स कितने थे? 1 2 3 4 जॉइंट थे। सो 3 × 4 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन 3 + 3 + 3, सो 3 + 3 + 3। सो डी के इज इक्वल टू 12 - 9। डी के डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई? 3 आ चुकी है यहाँ पर। तो मेरे पास
तीन ही डिफॉर्मेशन दिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर जॉइंट पर, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का। यदि यहाँ पे मैं रोलर सपोर्ट डाल दूं तो एक और डिफॉर्मेशन आ जाएगा क्योंकि एक रिएक्शन खत्म हो जाएगी, सॉरी दो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पर रोलर डाल दूं तो कितनी रिएक्शन खत्म होगी? दो, आर एक्स और आर जेड की, क्योंकि आपका चाहे 2D फ्रेम, आपका चाहे 2D ट्रस हो या 3D ट्रस हो, दोनों में ही हमारे पास रोलर सपोर्ट पर कितनी रिएक्शंस आती है? एक रिएक्शन ही आती है। तो यदि आपने रिएक्शन खत्म कर दी तो उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। मैं कह रहा हूं मैंने दो रिएक्शन खत्म कर दी, दो रिएक्शन आप नहीं लग रही है, सपोर्ट चेंज कर दिया, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएगा आपके इसके अंदर। यदि मैं कह दूं कि मैं यदि यहाँ पर रोलर डाल दूं तो मेरे पास यहाँ पर आंसर 5 आ जाएगा, 5 आंसर आई विल बी गेटिंग। क्लियर है? अभी फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आ रहा है। यहाँ पर हम देखें यदि तो मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का, और वो फॉर्मूला मैं फाइनली यहाँ पर लिख रहा हूँ, dk इज इक्वल टू 3j माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा आपका किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट करने के लिए, किसके अंदर? इन 3D ट्रस के अंदर। तो यहाँ पे लिख दूंगा इन 3D ट्रस के अंदर। क्लियर है? तो हमने स्टार्ट करा था आप लोगों का किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन ट्रसेस के अंदर, तो मैंने 2D ट्रस का देख लिया, मैंने यहाँ पर 3D ट्रस का भी देख लिया। क्लियर यहाँ तक की बात? अब आप लोग जानते हैं हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, मतलब कोई भी जॉइंट कितना फ्री है आपका डिफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसकी हमने बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ जॉइंट्स के हिसाब से मेरे पास 4 डिस्कशंस रहने वाले हैं। एक डिस्कशन मैंने कंप्लीट किया जब जॉइंट 2D ट्रस में रहे, मैंने दूसरा डिस्कशन भी कंप्लीट किया जब मेरे पास 3D ट्रस रहे। अब मैं थर्ड डिस्कशन आप लोगों के साथ लेने जा रहा हूं कि यदि मेरे पास 2D बीम या फ्रेम है, यदि मेरे पास 2D बीम या 3D बीम है या फ्रेम है, तो इनके अंदर कैसे हम निकालेंगे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर टोटल इंडिटरमिनेसी, उसकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं 2D बीम या फ्रेम के अंदर आप किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, जिसको हम किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कहेंगे या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन 2D बीम्स या फ्रेम्स, कुछ भी हो सकता है भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन में इस पे भी सॉल्व करूंगा। आप लोग जानते हैं मैं बहुत क्वेश्चन करवाया हूं, कोई बोल नहीं सकता कि सर ने कम क्वेश्चन कराए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। किसमें? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में। तो किनेमेटिक में भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उतना अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन 2D बीम्स एंड फ्रेम के अंदर। तो देखो मैं यदि बात करूं 2D बीम का, तो मैंने एक बीम ले लिया, मैंने एक बीम ले लिया, और वो बीम क्या है? वो ये रहा आपका सपोज कैंटिलीवर बीम, कुछ इस तरीके से। यहां तक की बात क्लियर? यहां पर हमने देखा ये बीम आपने जो लिया, आप कॉलम भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। आप इसको वर्टिकल कर दो कुछ इस तरीके से, आप ये वाला भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। इन बोथ द केसेस एनालिसिस विल बी सेम, क्योंकि इसको और इसको मैं मिलाऊंगा तो आगे जाके ये सब फ्रेम ही तो बनेगी। तो बीम हो, फ्रेम हो, किसी में भी आप किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी पहले मुझे सिखाने दीजिए कि कैलकुलेट होता कैसे है। तो यदि मैं कहूं कि मैंने एक यहां पर ले रखा है कुछ इस तरीके से एक मेंबर, मैं कहूं कि मैंने एक मेंबर लिया जो कि हॉरिजॉन्टल है, या मैं कहूं कि मैंने एक ऐसा मेंबर लिया जो कि वर्टिकल है, कुछ भी ले सकता हूं,
चाहे वर्टिकल रहे चाहे हॉरिजॉन्टल रहे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने कहा कि यार मैंने वर्टिकल मेंबर लिया, मैंने कहा या हॉरिजॉन्टल मेंबर लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों मिलके एक फ्रेम ही बनाने वाले हैं। तो मैंने कहा कि यार चलो किसी भी फ्रेम का या किसी भी मेंबर का हमने एक वर्टिकल मेंबर कंसिडर कर लिया। ये एक कॉलम हो सकता है आपके बीम, आपके मेंबर, आपके फ्रेम में, आपके घर में। तो मैंने कहा कि ये 2 डायमेंशनल है, तो इसके कितने जॉइंट नजर आ रहे हैं? 2 जॉइंट आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि कितने टाइप के डिफॉर्मेशंस पॉसिबल है हर एक जॉइंट पर? 3 टाइप के, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जेड। यहां पर देखिए कोई भी यदि 2D बीम है या फ्रेम है या उसका कोई मेंबर है तो उसके अंदर 3 टाइप के डिफॉर्मेशंस पॉसिबल है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर 3 टाइप के डिफॉर्मेशन हर एक जॉइंट पर पॉसिबल है। तो मैंने कहा मैंने कोई एक वर्टिकल मेंबर ले लिया, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो 3 टाइप के डिफॉर्मेशन यहाँ पर हर एक जॉइंट पर पॉसिबल है। तो देखते हैं, मैंने कहा 3 टाइप के डिफॉर्मेशन, ये रहा आपका एक डिफॉर्मेशन जिसको हम डेल्टा वाई कह सकते हैं, ये रहा आपका दूसरे टाइप का डिफॉर्मेशन जिसको डेल्टा एक्स कह सकते हैं, और ये रहा आपका तीसरे टाइप का डिफॉर्मेशन जो कि रोटेशन है, थीटा जेड। 3 टाइप के डिफॉर्मेशन नजर आ गए। मैंने कहा इस वाले जॉइंट पर भी 3 टाइप के डिफॉर्मेशन है, एक है आपका डेल्टा वाई, एक है आपका डेल्टा एक्स और एक है आपका रोटेशन थीटा जेड। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि यहाँ के 3 डिफॉर्मेशन यहाँ के 3 डिफॉर्मेशन के इक्वल है, मतलब यहाँ जितना डेल्टा वाई होगा यहाँ पर भी उतना ही डेल्टा वाई होगा, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे कितना देखने को मिला? यहाँ पर मुझे टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिल रहा है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे? 3 ये और 3 ये, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। 3 + 3 6। तो हमने बता दिया फॉर्मूला किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का कि जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। सो 3J हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो 2 जॉइंट रखो यहाँ पर, नंबर ऑफ जॉइंट 2, सो 2 × 3 6 आ गए। अब मैंने कहा कि यार मैंने यहाँ पर इस वाले जॉइंट को फिक्स कर दिया, तो मैंने इस वाले जॉइंट को यहाँ पर ऐसा फिक्स कर दिया है, फिक्स सपोर्ट यहाँ पर मैंने लगा दिया। जब आपने फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो आप लोग जानते हैं जब भी आपके पास फिक्स सपोर्ट रहता है तो फिक्स सपोर्ट में कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस आते हैं? 2D के अंदर कितने एक्सटर्नल रिएक्शंस आते हैं? 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस आते हैं। सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखिए आप, मैंने एक टेबल बनवा के बताया था टाइप ऑफ जॉइंट्स या टाइप ऑफ सपोर्ट्स पर। सबसे पहले ही मैंने बताया था फिक्स सपोर्ट, तो उस पर आपके 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस आते हैं, RX, RY, MZ। 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस आ चुके हैं। जब 3 एक्सटर्नल रिएक्शन आ चुके हैं जिसने आपके मेंबर को, ये आपका वही मेंबर था वर्टिकल, तो इसको मैंने ऐसे इस तरीके से पकड़ के रखा है पूरा। ये वाला जॉइंट, नीचे वाला जॉइंट, जो नीचे वाला जॉइंट है जिसको मैंने पकड़ के रखा है, वो ना तो डेल्टा एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ना ही डेल्टा वाई डायरेक्शन में जा सकता है, और ना ही इस जॉइंट का, इस पर्टिकुलर जॉइंट का रोटेशन हो सकता है। मतलब तीनों ही डिफॉर्मेशन यहाँ से क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने तीनों ही डिफॉर्मेशन खत्म कर दिए जैसे ही आपने फिक्स सपोर्ट डाला वैसे ही। तो जैसे ही मैंने फिक्स सपोर्ट डाला तीनों टाइप के डिफॉर्मेशन खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि 3 वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस डेवलप हो चुकी थी। 3 वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कैसे डेवलप हुई? एक हुआ आपका RY का, एक आपका हुआ RX का, और एक आपका हुआ MZ का। सो 3 एक्सटर्नल रिएक्शन के कारण 3 डिफॉर्मेशन खत्म हो गए। मतलब यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा? एक्सटर्नल रिएक्शन जितने होंगे उतने ही डिफॉर्मेशन खत्म होंगे। मैं बोल रहा हूँ मेरे 5 एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप कर दी तो 5 डिफॉर्मेशन खत्म हो गए। मैंने कहा मैंने 15 एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप कर दी तो 15 डिफॉर्मेशन रीस्ट्रेंड हो गए, मतलब खत्म हो गए। तो यहाँ पर आपके एक्सटर्नल रिएक्शंस को आपको माइनस करना होगा। अब जरा आंसर निकालो इसका कितना आता है? जॉइंट से 2, एक जॉइंट 2 जॉइंट, सो 3 × 2 6, माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन है 3, सो 6 - 3 3 आ गया।
मतलब किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है 3, मतलब ये जो मेंबर है ये 3 डिग्री से किनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है। कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है? 3 डिग्री से, मतलब 3 डायरेक्शन में फोर्सेस के कारण डिफॉर्मेशन हो सकता है। कौन कौन से 3 डिफॉर्मेशन होंगे? इस पर्टिकुलर जॉइंट का डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड 3 डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये तो मेरा हो गया कंडीशन नंबर 1, नॉर्मल टाइप का मेंबर था। यहां तक ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं, ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं members are extensible। members are extensible मतलब मेंबर खींचे जा सकते हैं, एक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबल मेंबर है। मतलब ये जो मेंबर था, वर्टिकल मेंबर जो था, इसकी हाइट थी सपोज 3 मीटर। मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, एक्शियल लोड, और उसको दबाने की कोशिश करी, तो ये मेंबर 3 मीटर से घट के रह गया 2.99 मीटर। तो जब 2.99 मीटर रह गया, मतलब इसका डेल्टा वाई आया है, मतलब इसका वर्टिकल डिफॉर्मेशन हुआ है। वर्टिकल डिफॉर्मेशन इस वर्टिकल मेंबर में यदि हो रहा है तो इसको हम कहते हैं मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। मेंबर्स को एक्सटेंड किया जा सकता है या कंप्रेस किया जा सकता है, इसको कहते हैं मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल या फ्लेक्सिबल। मेंबर की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है खींच के, या मेंबर की लेंथ को कम किया जा सकता है कंप्रेस करके, कंप्रेसिव फोर्स लगा के। यदि हम आप लोगों को कह दें कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, यदि मैं आप लोगों को कह दूं मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो फिर क्या होगा भाई साहब? तो यदि हम कहते हैं मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मतलब मेंबर को लेंथ को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। तो मैंने यहां पर एक नया केस लिया डीके का कि यदि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल है तो बताओ यहां पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? अभी मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? अभी तो मैंने यहां पर ये लिखा मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, ये कंडीशन हुई मेरे पास मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल की, ठीक है, ये उसकी एनालिसिस हो गई। मैंने कहा मेरा मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, तो फिर क्या होगा? सेम चीज मैंने इनएक्सटेंसिबल के लिए देखा। यह हमारा मेंबर है और मैं कह रहा हूं ये जो मेंबर है ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है भाई। इनएक्सटेंसिबल से मेरा मतलब क्या रहेगा कि इस मेंबर का एक्शियल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको मैं लिखता हूं मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। मतलब यहां पर तो 3 रिएक्शन आ ही रही थी, आर एक्स आर वाई आर जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर वाई हो गया, ये आपका आर एक्स हो गया और ये आपका एम जेड हो गया। जो रिएक्शन यहां पर आना थी हर एक जॉइंट पर, कितनी रिएक्शंस आती है? 3। एक आती है आपकी डेल्टा वाई का, एक आता है डेल्टा एक्स का और एक आता है थीटा जेड का। मैं कह रहा हूं मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। मेंबर, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एक्शियल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो सकता। 3 मीटर की है तो 3 मीटर ही रहेगा, वो ना तो 3.1 मीटर हो जाएगा और ना ही घट के 2.9 मीटर हो जाएगा। इट विल बी 3 मीटर, मतलब रिजिड है वो आपका मेंबर। मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल और मैं लिख सकता हूं रिजिड, और मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल और रिजिड। और जब कोई भी आपके पास रिजिड मेंबर्स रहते हैं तो उनकी लेंथ में कोई कमी नहीं आती है या ना ही कोई बढ़ोतरी होती है, ना तो एक्सटेंड करते हैं ना ही कंप्रेस होते हैं, ना ही लॉन्गेट करते हैं ना ही कंप्रेस होते हैं। तो यहां पर वर्टिकल मेंबर है
तो क्या डेल्टा वाई आएगा इसके अंदर? नहीं आएगा। डेल्टा वाई क्या बता रहा है कि आपके मेंबर की लेंथ बढ़ चुकी है, डिफॉर्मेशन आ चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि नहीं होगा रिजिड मेंबर्स के केसेस में। इसको हम कहेंगे मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, जब रिजिड मेंबर रहे तब। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, डेल्टा वाई हटा रहा हूँ, डेल्टा वाई नहीं आएगा, केवल डेल्टा एक्स आ सकता है और थीटा जेड आ सकता है। दो ही टाइप के डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो आपके लिए नया इक्वेशन यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, डी के इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन। यहाँ तक का तो सेम फॉर्मूला था, इसमें आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस करना होंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक मेंबर है यहाँ पर, इसलिए एक डिफॉर्मेशन कम हो गया। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पूरे स्ट्रक्चर में 5 मेंबर है, तो 5 डिफॉर्मेशन एक्चुअली कम हो गए। वो या तो को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के भी डिफॉर्मेशन हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल बीम में, वर्टिकल डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं वर्टिकल बीम्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, अभी इतनी बात समझ में आ गई कि इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, जॉइंट कितने, 2 जॉइंट है। सो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया, माइनस 1 किया, सो 3 माइनस 1 2 आ गया, मतलब 2 ही डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा होगा। क्लियर? अब यहां पर आपको हम लिखेंगे मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। यह आपका फॉर्मूला है, मेंबर्स आर रिजिड या इनएक्सटेंसिबल का, इनएक्सटेंसिबल का। क्लियर है यहां तक की बात? अब हमने कहा कि यार एक तो ये आपका फॉर्मूला ये वाला बन गया मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल के लिए, और एक फॉर्मूला ये वाला बन गया एक्सटेंसिबल के लिए। 2 फॉर्मूले हमें देखने को मिले। जरूरी नहीं है हमेशा कि डेल्टा वाई हटेगा, डेल्टा एक्स भी हटेगा जब हॉरिजॉन्टल मेंबर रहेगा। एक्सियल डिफॉर्मेशन आपको हटाना है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि यार आपके पास ये वाला एक मेंबर है, जरा बताओ इसमें कौन कौन से डिफॉर्मेशन आएंगे, और ये क्या है, ये है आपका एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल है, मैं लिख देता हूं एक्सटेंसिबल है, मतलब तब इसके अंदर 2 टाइप के डिफॉर्मेशन आ सकते हैं, मतलब सॉरी 3 टाइप के आ सकते हैं। लोड लगाया तो ये मेंबर ऐसा डिफॉर्म करेगा, कैंटिलीवर है तो कितने आ गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच देखो हमें क्या देखने को मिला, लेंथ में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेंथ बढ़ चुकी है तो डेल्टा एक्स हमें देखने को मिला। दूसरा हमें क्या देखने को मिला, हमें वर्टिकल डिफॉर्मेशन डेल्टा वाई देखने को मिला। और तीसरा हम देख सकते हैं कि हमें यदि स्लोप ड्रॉ किया जाए इस कर्व के ऊपर तो हमें स्लोप भी देखने को मिला कुछ इस तरीके से, थीटा जेड देखने को मिला। तो मेरे पास टोटल 3 टाइप के डिफॉर्मेशन देखने को मिले जब वो एक्सटेंसिबल था। तो फॉर्मूला क्या लगा होगा, फॉर्मूला लगा होगा डी के इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन। सो डी के हो जाता है आपका 3, 2 जॉइंट्स थे 1 और 2, सो माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन। यहाँ पर कितने रिएक्शंस आते हैं, 3 रिएक्शंस। कौन कौन से, एक आता है आपका RY, एक आता है आपका RX और एक आता है आपका MZ। 3 रिएक्शन आ गए, तो यहाँ पर माइनस का मैं 3 कर दूंगा। सो डी के का वैल्यू आ चुका है 3, किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी 3, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा जेड 3 आ गई, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा जेड 3 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मेंबर एक्सटेंसिबल है भाई, तो ठीक है, मेंबर यदि एक्सटेंसिबल है, सॉरी इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल का तो देख चुके हैं। मैं कह रहा हूँ यदि आपके पास इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स है तो फिर लोड लगाओ, डिफॉर्मेशन क्या होगा, दिस विल बी योर डिफॉर्मेशन। मतलब आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, सेम लेवल पर है, मतलब इसका डेल्टा वाई है, डेल्टा एक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन की बीम है, एक्स डायरेक्शन के बीम में आपका क्या नहीं हो पा रहा है, ये आपका डिफॉर्मेशन था। तो हैच्ड, थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाता हूं,
है ना। इनएक्सटेंसिबल है मतलब यदि ये 5 मीटर की लेंथ होगी आपके बीम की तो वो 5.2 मीटर या 5.1 मीटर नहीं हो जाएगी, उसकी लेंथ में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा और ना ही कोई डिक्रीमेंट होगा, ना ही कोई वो कंप्रेस होगी लेंथ, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, रिजिड है। अब भाई मैं आपको कहूं कि भाई ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर का एक मार्कर है, रिजिड है, क्या मैं इसको कंप्रेस करके 9 सेंटीमीटर का या 9 सेंटीमीटर का बना सकता हूं क्या? 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, लोड लगा के मैंने इसको 9 सेंटीमीटर नहीं बना सकता क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, ये रिजिड मेंबर है। क्लियर? तो यदि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दें कि आपका जो मेंबर है वो इनएक्सटेंसिबल है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो यदि कुछ भी मेंशन ना करे तब आपको ये वाला लगाना है। क्या बोल रहा हूं मैं कि यदि वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करते हैं कि भाई आपके मेंबर जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तब आपको ये वाले लगाना होंगे फॉर्मूले। और यदि वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, दे डोंट मेंशन एनीथिंग, तब आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना होगा। हम मान लेंगे कि हाँ एक्सटेंसिबल है। क्लियर? तब एक स्लोप, यहां पर एक और क्या मुझे देखने को मिलेगा, एक मुझे देखने को मिलेगा स्लोप। तो यहां पर मैंने ये स्लोप ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें थीटा जेड देखने को मिला। तो यहां पर मुझे केवल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देखने को मिल रही है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे आपका ये वाला, डी के इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स, ये वाला लगाया हमने। सो डी के इज इक्वल टू 3 इंटू जॉइंट कितने हैं 2, सो 3 इंटू 2 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन है हमारे पास 3 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1। सो आपके पास डी के का जो वैल्यू आ जाएगा 3 4, 6 में से 4 गया बचा 2, डी के का वैल्यू आ चुका है 2, और वो है आपका डेल्टा वाई एन थीटा जेड, डेल्टा एक्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ चुके हैं, किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी में हमें कैसे निकालना चाहिए उसकी हमने बात करी। ये अभी डिस्कशन खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को एक जरूरी बात यहां पर ये बताना चाह रहा था कि जब भी यदि मैं कहता हूं कि आपके मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है और आपके पास यदि फ्रेम यदि है तो वहां पर आपको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मानना पड़ेगा। कैसे? आइए अब हम देखते हैं। ये डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये डिस्कशन को मैं वापस और कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले मैंने आप लोगों को 2D ट्रस के बारे में बताया, हर एक जॉइंट पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको 3D ट्रस के बारे में बताया, हर एक जॉइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने अभी आप लोगों को 2D बीम्स या फ्रेम्स के बारे में बताया, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा जेड। और 3D बीम्स के बारे में भी बताना बाकी है, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बता दिया है? मैंने आप लोगों को बता दिया है किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 2D बीम्स या फ्रेम्स के अंदर जब मेंबर एक्सटेंसिबल रहे, जब मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल रहे, दोनों कंडीशन में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। मतलब मेंबर फ्लेक्सिबल रहे और रिजिड रहे, दोनों कंडीशन में मैंने आपको बताया है। लेकिन एक नोट लिखवाना मेरे लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्या? कि जब भी मेंबर्स आपको कहा जाए कि इनएक्सटेंसिबल है, तो यदि आपके पास जो फ्रेम है तो उस फ्रेम का रिजिड बॉडी डिफ्लेक्शन माना जाएगा या रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है, वी एक्सेप्ट, बट वहां पर रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, नोट, और वो ये है व्हेन द मेंबर्स आर inextensible or rigid, then rigid body displacement shall be considered। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे? समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यार ये मेरे पास एक मेंबर है कुछ इस तरीके से, ये वाला, जरा इसके अंदर आप डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करके बताओ।
तो मैंने कहा ठीक है मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, और मेंबर्स क्या है आपके, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। सो डी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट माइनस आपका एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि इनएक्सटेंसिबल है, सभी दोनों मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल दिए हैं। तो यहाँ पर डी के विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3J। 3J मतलब जॉइंट्स कितने, 1 2 3, सो 3 इंटू 3 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन, यहाँ पर फिक्स पे कितनी आती है, 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस आती है, सो 3 माइनस मेंबर्स कितने हैं, 1 एंड 2 मेंबर्स। सो डी के यहाँ पर कितना आ चुका है, 3 3 9 माइनस 3 एंड 2 5, तो यहाँ पर डी के आ चुका है आपका 9 में से 5 गए, बचे 4 यहाँ पर क्या आ चुके हैं हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुके हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश क्या करना है हमको कि कैसे ये 4 आए आपके। यहाँ पर हमें लेना है रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कितने आना था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर 3 डिस्प्लेसमेंट आना था, लेकिन फिक्स सपोर्ट हो गया तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी कितने डिस्प्लेसमेंट आना थे, 3 आना थे। कौन कौन से, यहाँ पर आपके आना थे, एक तो डेल्टा एक्स वाला, डेल्टा वाई वाला और थीटा जेड वाला, ये 3 आना चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। कौन सा नहीं आ रहा है, अच्छा और देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ पर आपके भी 3 आना थे, डेल्टा एक्स का, डेल्टा वाई का एंड थीटा जेड का। तो टोटल 3 और 3 6 आ सकते हैं यदि मैं कहूं कि मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। तो मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल यदि हम कहें तो 6 आ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो मैंने 2 मेंबर्स माइनस कर दिए, तो 6 माइनस 2 आंसर 4 आ गया। कौन से 4 होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट लेने का मैंने कहा, मतलब यहां पर डेल्टा वाई, ये जो मेंबर है वर्टिकल वाला, क्या इसमें एक्शियल डिफॉर्मेशन होगा, क्या मे बी कंप्रेशन, मे बी टेंशन में, मतलब लेंथ या तो कम हो सकती है या इलोंगेट हो सकती है, क्या होगा क्या नहीं, क्यों, क्योंकि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। तो यहां पर डेल्टा वाई नहीं आने वाला रहेगा। ये तो ही अपनी एक बात। दूसरी बात, ये जो मेंबर है आपका हॉरिजॉन्टल वाला, मैं इसको अभी जरा अच्छे से नाम दे देता हूं कि जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जॉइंट जो है ये जॉइंट ए है और ये जो जॉइंट है ये जॉइंट बी है। तो मैंने कहा जॉइंट ए पर कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट आएंगे। तो मैंने कहा कि जॉइंट ए पर डेल्टा एक्स ए डायरेक्शन में मतलब जॉइंट ए पर आ सकता है, डेल्टा वाई आ सकता है जॉइंट ए पर, और थीटा जेड आ सकता है जॉइंट ए पर। ये 3 हमने कहा आ सकते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कि वर्टिकल मेंबर है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, तो यहां पर ये वाला टर्म डेल्टा वाई एट द जॉइंट ए नहीं आएगा। तो मतलब आएंगे कितने, सिर्फ 1 और 2। चलो इतनी बात मान ली। ऐसे ही मैंने कहा जॉइंट बी की यदि मैं बात करूं तो जॉइंट बी पर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जेड, जॉइंट बी पर, जॉइंट बी पर, जॉइंट बी पर, ये 3 आ सकते थे। लेकिन हमने कहा कि आपका जॉइंट, आपका जो बीम है ए बी जो बीम है ये भी इनएक्सटेंसिबल है। आपका ये जो बीम था ए बी, ये भी क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। मतलब यदि मैं कहूं कि ये बीम का लेंथ 3 मीटर है, स्पैन 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर का ही रहेगा। इसका ना तो ये कंप्रेस होगा बीम, ना ही इलोंगेट होगा, मतलब ना तो 2.9 मीटर होगा ना ही 3.1 मीटर होगा। मतलब यहां पर जो मैंने बनाया था कि ए जॉइंट पर आपका डेल्टा एक्स ए आ सकता था और बी जॉइंट पर डेल्टा एक्स बी आ सकता था, वो दोनों ही नहीं आएंगे। मतलब कोई एक्शियल डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये मेंबर भी क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। मतलब मैं कह दूं
कि आपका ना तो ये आने वाला रहेगा और ना ही ये आने वाला रहेगा। बात समझ में आई? तो फिर आने वाले क्या रहेंगे? आने वाले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर 3। एक कि आपका यहाँ पर आ जाएगा ए पर थीटा जेड, ये आ रहा है जॉइंट ए पर थीटा जेड। फिर बी पर डेल्टा एक्स नहीं आ रहा है, तो ये बी पर डेल्टा एक्स नहीं आ रहा है, तो फिर डेल्टा वाई, हाँ डेल्टा वाई आएगा, क्यों नहीं आ सकता डेल्टा वाई? ये पॉइंट तो फ्री है, ये ऊपर नीचे पॉइंट हो सकता है, तो डेल्टा वाई आ सकता है, यहाँ पर थीटा जेड आ सकता है। मतलब मुझे फिगर में केवल 3 ही नजर आ रहे हैं, एक थीटा जेड ए पर, एक थीटा जेड बी पर और एक डेल्टा वाई बी पर। तो फॉर्मूले से तो आंसर 4 निकला, लेकिन यहां पर तो आपने 3 ही बताए, तो फिर एक और कौन सा रहेगा? तो एक रहेगा रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने यहां पर लिखवाया है रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पूरा की पूरा फ्रेम इधर शिफ्ट हो गया हो या इधर शिफ्ट हो गया हो। कैसे? देखिए, एक रहेगा आपका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आपका पहले कुछ इस तरीके से फ्रेम था, ये वाला, तो हो सकता है इसका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मतलब ये डिफॉर्म होकर ऐसा कि ऐसा क्या हो गया होगा? आगे बढ़ गया होगा। मतलब ये आपका यदि जॉइंट ए था और ये आपका जॉइंट बी था, तो ए वाला शिफ्ट होकर ए डैश पर चला गया और बी वाला शिफ्ट होकर बी डैश पर चला गया। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? ए वाला शिफ्ट होकर ए डैश पर चला गया, बी वाला शिफ्ट होकर बी डैश पर चला गया। ए बी बीम का यदि मैं कह रहा हूं कि ए बी 3 मीटर का है, तो ए डैश बी डैश भी 3 मीटर ही है। मतलब ये जो बीम था, इस बीम की लेंथ में कोई कमी नहीं आई है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये 3 मीटर का था तो 3 मीटर ही रहेगा, बस ये बीम अपनी जगह से आगे शिफ्ट हो गया है। मतलब इसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। पूरा की पूरा बीम आगे शिफ्ट हो गया। मतलब ए डैश जितना होगा बी बी डैश भी उतना ही होगा। तो इसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो यहां पर यदि हम लिखें ए डैश जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट विल बी इक्वल टू बी बी डैश, इसको हम कहेंगे रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? आप लोगों को यह पाने को मिल रहा है कि देखो आप लोगों के कॉलम की लेंथ में कोई चेंज हुआ नहीं। मतलब ये पॉइंट ए और ए डैश सेम लेवल पर है। मतलब यहां पर डेल्टा वाई नहीं आया। ये रहा डेल्टा वाई, मैंने कैंसिल कर रखा था। मैंने कहा कि आपका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है। हालांकि इसका जो एक्चुअल पिक्चर यदि आप मुझको कहें बनाने को, ये मैंने आपको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट सिखाया है, इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहें आप लोग मुझे बनाने को डिफॉर्मेशन, तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि आपका मेंबर का लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आया होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये 3 मीटर का कॉलम था आपका, तो ये कॉलम भी आपका पूरा की पूरा 3 मीटर का ही रहेगा। ये बीम आपकी 4 मीटर की थी, तो ये बीम भी पूरा की पूरा 4 मीटर की ही रहेगी। लेकिन अपनी पुरानी लोकेशन से थोड़ी सी क्या हो चुकी है, वो पुरानी लोकेशन से थोड़ी सी आगे आ चुकी है, बी से बी डैश पर आ चुकी है। इसको कहेंगे रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ में आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। तो आपका एक रोटेशन यहाँ आ गया, एक रोटेशन यहाँ आ गया, एक डेल्टा एक्स कॉमन ए और बी के लिए यहाँ आ गया और डेल्टा वाई यहाँ आ गया। 4 मुझे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल गए। डेल्टा एक्स विच इज अ रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा वाई और दोनों पर एक एक रोटेशन, ये हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं जब भी मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल रहे या रिजिड रहे उस कंडीशन में। एक और प्रॉब्लम हम करके देखते हैं। यहाँ तक कि शायद क्लियर हो गई है, आई होप। आंसर इसका आ चुका है 4।
जो कि मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर ले रहा हूँ, दैट इज योर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स ए जितना आगे शिफ्ट हुआ बी भी उतना ही आगे शिफ्ट हुआ, ये है आपका डेल्टा एक्स। तो 4 आपको दिखने को मिल गए फिगर के अंदर, 1 2 3 और ये 4 डिस्प्लेसमेंट आ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। अब यहाँ पर हम बात करें कि मैं आपको कह दूं कि कंसिडर मेंबर्स टू बी रिजिड, मेंबर्स को रिजिड कंसिडर करो और जरा निकालो इसके अंदर जरा निकाल के बताओ हमें किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो मैं देख के बता सकता हूं यहां पर कितना आने वाला है किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। इसका आंसर होगा एक रोटेशन यहां पर, एक रोटेशन यहां पर, 2 और एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर आने वाला है 3। निकाल के देखें। चलिए, तो यहां पर मैंने कहा कि डीके इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स। यहां पर जॉइंट कितने, 1 2 3 4 जॉइंट है, सो 12 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, यहां पर एक्सटर्नल रिएक्शन है 3, यहां पर भी एक्सटर्नल रिएक्शन है 3। तो ये लिख दिया मैंने 3 एक्सटर्नल रिएक्शन, यहां पर भी मैंने लिख दिया 3 एक्सटर्नल रिएक्शन, सो 3 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स। तो वो आपको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, एक्सटेंसिबल वाले या इनएक्सटेंसिबल वाले, 1 2 3 है हमारे पास मेंबर्स, तो ये हमारे पास 3। तो डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी आ गई हमारे पास, 12 माइनस 6, 1 2 3 4, यहाँ पर 4, एक मिनट चेक करते हैं, 4 जॉइंट है, हर एक जॉइंट पर 3 है, सो 3 4 जा 12, 3, अच्छा एक्सटर्नल रिएक्शन गलती से मैंने 3 लिख दिया, तो एक्सटर्नल रिएक्शन 6 है, 3 + 3 6 एक्सटर्नल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, सो डी के आपके पास आ चुका है 3। तो यहाँ पर किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी आ चुकी है मेरे पास, 3। और मैंने आपको फ्रेम देख के कहा था कि इसकी किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 3 होगी। कैसे मैंने कह दिया सर, तो देखो मुझे पता है एक जॉइंट पर 3 डिफॉर्मेशंस आते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। क्या डेल्टा वाई आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा वाई आना मतलब इस मेंबर की लेंथ में चेंजेस होना, जो कि अलाउड नहीं है, रिजिड मेंबर है, तो डेल्टा वाई नहीं आएगा। डेल्टा एक्स आ सकता है क्या इस जॉइंट पर, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स आना मतलब इस मेंबर की लेंथ में चेंज होना, तो डेल्टा एक्स भी नहीं आ सकता। तो थीटा जेड, बस थीटा जेड आएगा, तो एक आएगा यहाँ पर थीटा जेड। वैसे ही यहाँ पर भी एक क्या आएगा, सिर्फ थीटा जेड, सिर्फ थीटा जेड। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नहीं आएगा, यदि वो मुझे बोल देते हैं कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल है तो, या रिजिड है तो। और एक और क्या आएगा इसके साथ में, एक और आएगा रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, कि ये पूरा की पूरा फ्रेम क्या हो जाए, ऐसा आगे शिफ्ट हो जाए। तो एक हो जाएगा इसका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, पूरा की पूरा एक फ्रेम आगे हो चुका है डेल्टा एक्स वैल्यू से। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होना मतलब ये जॉइंट यदि 3 mm से आगे बढ़ा है, तो ये वाला जॉइंट भी 3 mm से आगे बढ़ा है, मेंबर की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पूरा की पूरा रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, मेंबर की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। वो 3 मीटर था तो 3 मीटर ही होगा, पूरा बीम आगे शिफ्ट कर गया है। तो 1 2 3 आंसर आ गया 3। सो देयर आर 3 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे लेने वाला हूं, जहां पर हम इन सब की बातें करने वाले रहेंगे। ये तो ही अपनी एक बात जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट मेरे को बताना थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। क्लियर, आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है, जैसा मैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को देख के बता देता था कि ये इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी है, विद इन 30 सेकंड्स या 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स टू, वैसे ही मैं यहाँ पर भी किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी उंगलियों पर कैलकुलेट करके बता दूंगा। अच्छा ये टोटल आंसर इतना, ऐसा मैं बता सकता हूँ। तो वो कब आएगा, जब आप जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम और देखते हैं। तो अभी तक मेरे पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, 2 डायमेंशन के अंदर मेरे पास ये वाला फॉर्मूला
आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि मेंबर एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है, तो कितने केसेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे कंसिडर करना होता है। मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले रहा हूँ कि हो सकता है आपके बीम्स में या आपके फ्रेम्स में रिलीज्ड रिएक्शन दे दिया जाए, तब क्या करोगे? तो यदि आपके मेंबर्स में रिलीज्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि इफ देयर आर released reactions, if there are released reactions, then degree of freedom increases। इंक्रीज होगी ना भाई? क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। रिलीज्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये एक बीम है, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया इंटरनल हिंज, तो आपने क्या रिएक्शन को रिलीज कर दिया? आपने बेंडिंग मोमेंट को रिलीज कर दिया। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन को क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जितनी रिएक्शन को खत्म करते जाओगे उतना ही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने यदि इसको रिलीज कर दिया है, एक रिएक्शन को रिलीज करा, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया। इस तरीके से मैं कहूँ कि मैंने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है आपका हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर हमने प्रोवाइड कर रखा है इस तरीके से किसी मेंबर के अंदर। तो फिर क्या होगा? इसमें भी आपने किसको रिलीज कर दिया? एक्शियल फोर्स को रिलीज कर दिया। मतलब यहाँ पर भी रिलीज रिएक्शन कितनी है? 2। तो 2 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएंगे। मतलब रिएक्शन खत्म होती है तो वहां पर डिफॉर्मेशन चालू हो जाता है, और कहीं पर ऐसा लगता है कि इस जगह पर मुझे डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो उस जगह पर आप क्या कर देते हैं? रिएक्शन लगा देते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं। तो जब आप ये टाइप के रिएक्शंस रखते हैं, मतलब रिएक्शन को रिलीज करते हैं, तो उन जगहों पर फ्रीडम बढ़ जाता है। तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। जितनी रिएक्शंस को आप रिलीज करेंगे उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मुझे नया फॉर्मूला मिल गया कि अभी तक मेरे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता था? अभी तक फॉर्मूला हुआ करता था DK इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा? रिलीज्ड रिएक्शंस को ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर रिलीज्ड रिएक्शंस को ऐड कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? रिलीज्ड रिएक्शन को हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। मैं आपको कहूं यहां तक ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है इन 2D फ्रेम या बीम्स के अंदर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है 2D बीम्स या फ्रेम के अंदर। ऐसे ही 3D बीम्स या उसमें भी लिख सकता हूं क्या मैं? 2D का तो मैंने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में पूरा बता दिया। ऐसे में 3D का भी मैं आपको लिख के बताऊंगा। अब इस पर बेस्ड एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, केस नंबर 1, और वो मैं क्या ले रहा हूं? मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। देखो क्वेश्चन में यदि मेंशन नहीं किया है कि मेंबर्स एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको एक्सटेंसिबल ही मानेंगे। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि चलो मैं इसको इनएक्सटेंसिबल मानूं, नहीं। हाँ, वो क्लियरली मेंशन करे कंसिडर द गिवन फ्रेम एज अ इनएक्सटेंसिबल या ऑल द मेंबर्स आर रिजिड, तब आपको उसको इनएक्सटेंसिबल लेना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ एक्सटेंसिबल लेंगे। तो ये आपने कहा मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। मैंने आपको एक फ्रेम दिया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। हमने यहां पर इंटरनल हिंज डाल दिया। जरा सॉल्व करके बताओ कितना इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहां पर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये फॉर्मूले से निकालना चाहें, फॉर्मूला क्या है? DK इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस रिलीज्ड रिएक्शन। हम बात करें तो DK
इक्वल टू जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4, सो 3 इंटू 4 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, यहाँ पर 3 रिएक्शन आएगी, यहाँ पर भी 3 रिएक्शन आएगी, सो 3 and 3 6 है, माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स। एम क्या बताता है, एम बताता है नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर इनएक्सटेंसिबल या विच आर रिजिड। एम क्या बताता है, एम आपका बताता है, आप लिख सकते हैं या तो कहीं पर कि वेयर एम क्या है, एम है नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिजिड और इनएक्सटेंसिबल। रिजिड है या इनएक्सटेंसिबल है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर देखना होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हो, कितने दे रखे, कोई भी नहीं, उन्होंने तो मना करा है ना, उन्होंने क्लियरली बोला है मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल है, तो एम को आपको कंसिडर ही नहीं करना है, एम को आप जीरो लिख दो, एम को आपको कंसिडर ही नहीं करना है, जीरो लिख दो। प्लस रिलीज्ड रिएक्शन, बिल्कुल कितनी रिलीज्ड रिएक्शन है, आर आर इक्वल टू 1। कैसे निकाला आर आर इक्वल टू 1, मैंने आपको पढ़ाया था, आर आर इक्वल टू एम डैश माइनस 1 ये होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कनेक्टेड है 2, सो 2 में से एक गया तो बचा रिलीज्ड रिएक्शन का वैल्यू आर आर इक्वल टू 1, इसलिए हम यहाँ पर आर आर की जगह क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर डीके आपका कितना आ चुका है, यहाँ पर किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी आ चुका है 12 माइनस 6 प्लस 1, सो यहाँ पर 12 में से 6 गया तो बचा 6 और एक आ चुका है डीके इक्वल टू 7 आ चुका है। अब यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि ये 7 कौन कौन से इसके अंदर है। तो ये 7 में आप डिफॉर्मेशन कौन कौन से देख सकते हैं, 3 तो यहाँ पर आए होंगे, देख के आंसर आप बता सकते हैं। इनएक्सटेंसिबल नहीं है, सभी मेंबर्स एक्सटेंसिबल है, सो 3 डिफॉर्मेशन यहाँ आए होंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड। यहाँ पर 3 आए होंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड। और यहाँ पर कितना आया होगा 1, सो 3 और 3 6 और 1 7 आपके क्या आ चुके हैं 7 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप 7 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी रखते हैं अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर जॉइंट कितने थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 जॉइंट्स थे, तो आपने लिया 12 माइनस रिलीज्ड रिएक्शन 3 और 3 6, नंबर ऑफ मेंबर एक्सटेंसिबल 0 और रिलीज रिएक्शन 1, सो 3 4 जार 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया बचा 6 प्लस 1, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7। आप चाहें तो मैं सजेस्ट करता हूँ इसको एक जॉइंट कंसिडर करो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इसको एक जॉइंट कंसिडर करो। तो इसको यदि एक जॉइंट कंसिडर करें यदि हम, तो फिर क्या होगा, इसको भी हमने क्या किया एक जॉइंट कंसिडर कर लिया, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, या आपका 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, सो 3 इंटू 5 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन अभी भी 6 है, प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स तो 0 कर दिए, प्लस आपका रिलीज्ड रिएक्शन 1 है, सो अब इसका आंसर 15 माइनस 6 प्लस 1 आ चुका है। समझ रहे हैं गेम। तो यहाँ पर अब आपका आंसर हो चुका है 15 माइनस 6 प्लस 1, मतलब 10 इसका आंसर आया है और यह आपका सही आंसर है। सर आप तो अभी बोले आपका सही आंसर 7 है। नहीं, आपको ये प्रोसेस से कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो अप्रोच मैंने लगाई कि इसको मैं क्या कर दूं, कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पर कोई कंसिडर ना करूं, मैंने क्या किया इसको जॉइंट कंसिडर नहीं किया था, विच इज द रॉन्ग अप्रोच। इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया इट इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको ऐसा नहीं करना है।
आप लोग भी बकायदा ये पूरा ऐसा सॉल्व करेंगे और उसको फिर काट देंगे। आपका सही अप्रोच ये रहेगा, आप इसको भी एक जॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। क्यों जॉइंट कंसीडर करूं सर मैं, वो आपको आने वाले वीडियो में पता लगेगा। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अभी फिलहाल में इसका आंसर यदि मैं आपसे पूछूं तो डी के इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 3 5 माइनस 6 प्लस 1, सो 15 और 1 16, 16 माइनस 6 10 इसका आंसर आ चुका है। सो करेक्ट आंसर ऑफ डी के इज 10 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कहाँ कहाँ ये देखने को मिल रहा है सर, तो यहाँ पर इस फ्रेम में आपको जो है 3 डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड यहाँ मिला, यहाँ पर और यहाँ पर मिला। सो 3 डिफॉर्मेशन यहाँ मिले, 3 डिफॉर्मेशन यहाँ मिले, और आपने ये जो इंटरनल हिंज डाल रखा था इसके ऊपर आपको टोटल 4 डिफॉर्मेशंस देखने को मिले। कितने डिफॉर्मेशन हिंज पर देखने को मिलेंगे, 4। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 4, टोटल कितना आ गया इसका किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। किनेमैटिक इंडिटरमिनेसी इसका आ चुका है 10। सर इस पे 4 कैसे आ सकते हैं सर, वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी इस लेक्चर में ये एग्जाम्पल देते हुए ये सिखाना चाहता था कि आप यदि ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसके अंदर रिलीज्ड रिएक्शन आपने इंक्लूड करा है, तो आपको इंटरनल हिंजेस या जहां भी आपने रिएक्शन को रिलीज करा है उसको एक जॉइंट कंसीडर करना है। ये मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। तो ये जो अप्रोच है जिसमें आपने जॉइंट कंसीडर नहीं करा है रिलीज्ड रिएक्शन को, वो गलत तरीका रहेगा। आप लोग भी पूरा लिखेंगे और उसको काटेंगे। सही तरीका ये वाला रहेगा जिसमें आपने नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने कंसीडर करें, 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर मैं नोट लिखवा रहा हूं, एक छोटा सा नोट आपका क्या रह जाएगा, नोट रहेगा कि आप लोगों को यहां पर when we use formula 3J minus external reaction minus number of members plus released reaction, when we use formula 3J minus external reaction minus member plus released reaction, and in the और मैं ऐसा लिख देता हूं, when we use formula this one, released reactions और special joints, या मैं लिखूं joint of released reaction released reactions are considered as joint. Okay, then only correct answer can be estimated. तभी आपके सही आंसर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो आपको इसको एक जॉइंट कंसीडर करना है। अब ये 4 कैसे आ गया वो आने वाले वीडियो में आप समझ जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर? मैंने अभी तक आपको 2D फ्रेम्स के में सिखा दिया है, क्लियर है इतना? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब आपको करना क्या है, अभी वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स में बना के सॉल्व कराऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को अब क्या बोल रहा हूँ कि देखो मेरे पास 4 डिस्कशंस थे। एक डिस्कशन ये वाला था ट्रस में, 2D ट्रस का, वो हो गया, 3D ट्रस का, वो हो गया। फिर मैंने डिस्कशन चालू किया था 2D बीम्स या फ्रेम्स का, वो मैंने पूरा सिखा दिया। कैसे सिखाया ये वाला मैंने आप लोगों को 3 स्टेजेस में सिखाया। एक तो मेंबर्स
एक्सटेंसिबल रहे, एक तो सबसे पहले मेंबर्स एक्सटेंसिबल रहे, ये एक स्टेप। फिर मैंने उसके अंदर एम वाला टर्म इंट्रोड्यूस करा फॉर्मूले में जब मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल रहे। फिर मैंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया फॉर्मूले में आरआर, जब आपके मेंबर्स में रिलीज रिएक्शन हो। तो 3 स्टेजेस में मैंने ये आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों को ये वाला बता रहा हूँ, जो दो डिस्कशन मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर करे थे सेम इसके अंदर है, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। इसमें आपको पता क्या है कि हर एक जॉइंट पर 6 रिएक्शंस आने वाले, मतलब 6 डिफॉर्मेशंस आने वाले रहेंगे करस्पॉन्डिंग टू 6 फोर्सेस। डेल्टा एक्स आएगा एफ एक्स के कारण या आर एक्स के कारण, डेल्टा वाई आएगा एफ वाई के कारण, यह आएगा एफ जेड के कारण, यह आएगा ड्यू टू एम एक्स, ड्यू टू एम वाई एंड ड्यू टू एम जेड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फाइनली मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, किसके लिए? 3 डायमेंशनल रिजिड मेंबर्स के लिए, कि उसमें किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो एक बात और जरूरी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता था कि आप लोग जब भी वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस को फॉरवर्ड करके ना देखें। क्यों? कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि अरे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये वाला टॉपिक तो मुझे आता है, तो हो सकता है मैं कुछ ऐसी बात डिस्कस कर दूं जिसमें आपने 1 मिनट भी फॉरवर्ड किया, तो मैं वो इस 1 मिनट में ऐसी कोई बात कर दूं जो आपको ना पता हो। तो आप लोग फॉरवर्ड मत करिए वीडियोस को, आप क्या कर लीजिए करिए, स्पीड बढ़ा लिया करिए वीडियोस की। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपका फॉर्मूला कीनामेटिक इंडिटरमिनेसी का इन 3D बीम्स में या फ्रेम्स में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है? सिंपल फॉर्मूला डी के इज इक्वल टू, कितने जॉइंट्स है? हर एक जॉइंट पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, सो 6J। उसमें से एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस कर दो। मेंबर्स यदि इनएक्सटेंसिबल है या रिजिड है तो नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस कर दो। यदि रिलीज्ड रिएक्शंस है तो रिलीज्ड रिएक्शंस ऐड कर दो। बात खत्म। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है किसके अंदर? ये फॉर्मूला आया है आपका इन 3D बीम्स या आपके फ्रेम्स के अंदर ये फॉर्मूला आया है। तो अब मैं फाइनली क्या कर रहा हूँ, एक टेबल छोटी सी बनवाता हूँ। टेबल मतलब टोटल मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं। अब तक 4 डिस्कशन थे, 1 2 3 4, तो 4 फॉर्मूले हैं। अब देखो, मैंने लिखा इन 2D ट्रस, उसके लिए फॉर्मूला 1 है मेरे पास, और मैंने लिखा इन 3D ट्रस, उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास। 2D ट्रस में क्या फॉर्मूला है सर? 2D ट्रस में मुझे फॉर्मूला याद है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का dk इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने देखा था? हमने देखा था फॉर्मूला कि 2J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन। 3D के अंदर देखा था 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन। बात खत्म ट्रस की। फिर हम बात करें इन 2D बीम्स या फ्रेम्स में, 2D बीम या फ्रेम में, या फिर इन 3D बीम या फ्रेम में। यहां पर डीके क्या हो जाएगा? यहां पर डीके आपका हो जाना चाहिए 3J माइनस हर एक जॉइंट पर 3 रिएक्शन, मतलब हर एक जॉइंट पर 3 डिफॉर्मेशन, माइनस आपका एक्सटर्नल रिएक्शन। मेंबर्स यदि इनएक्सटेंसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल हो तो नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस कर दो। रिलीज्ड रिएक्शन है तो उसको ऐड कर दो, नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस को। फिर हमने कहा यदि हमारे पास डीके आ जाए 3D बीम्स या फ्रेम्स के अंदर, तो हम क्या लिख देंगे? 6J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स
प्लस आपका फॉर्मूला रिलीज्ड रिएक्शंस का। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। आपको अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके बेसिस पर आप फॉर्मूले के बेसिस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फिगर को देखकर भी उसमें आप किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। तो उसकी अब हम आने वाले टाइम में बात करने वाले रहेंगे। मैंने स्टार्ट किया था डिस्कशन किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ये मैं जानता हूँ, लेकिन पूरे पेशेंस के साथ आई रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो आप देखे होंगे और देखना चाहिए। एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है, और भी नंबर ऑफ बातें मैं धीरे धीरे यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला रहूँगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इन द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन दिस 4 टाइप ऑफ क्लासेस, दिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, हम डिस्कस करने वाले रहेंगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आई होप you enjoyed. Thank you.